स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूरोप चलते हैं और यूरोप की चित्रकला के संबंध में कुछ जानकारियाँ देते हैं। दोस्तों, यूरोप में हम लोग पीछे की वीडियो में इटली के पुनर्जागरण को देखे थे, लेकिन यहीं इटली में पुनर्जागरण के पश्चात एक और कला विकसित होती है और वह थी बारोक कला। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बारोक कला के संबंध में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि बारोक कला का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उसके पहले चित्रकार कौन से थे, उसके जन्मदाता कौन हैं और इस बारोक कला का क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ होता है, उसकी विशेषताएं और बारोक शैली के कौन कौन से अन्य चित्रकार हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण चित्रों को चित्रित किया। तो इन सब का हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस बारोक कला की। और दोस्तों, देख रहे हैं ये बारोक कला यूरोप की एक महत्वपूर्ण कला थी। क्या थी उसके बारे में जानकारी लेने से पहले आइए हम लोग देखते हैं कि ये बारोक कला दोस्तों, इस बारोक कला का जन्म इटली में होता है। दोस्तों, वही इटली जहाँ पर यूरोपीय चित्रकला का पुनर्जागरण होता है और वहाँ और कौन सी कला शैलियाँ विकसित हुई उसके संबंध में हम लोग देखेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बारोक कला जिसका जन्म लगभग 1600 ईस्वी में होता है और इस बारोक शैली के जो जन्मदाता थे, जो प्रणेता थे, वो माइकल एंजेलो थे। दोस्तों, माइकल एंजेलो के बारे में आप लोग इटली के पुनर्जागरण में देखे रहे होंगे कि माइकल एंजेलो एक उत्कृष्ट कोट का मूर्तिकार था और वही माइकल एंजेलो इस बारोक शैली के जन्मदाता भी माने जाते हैं। लेकिन बारोक शैली का जो सबसे अच्छा चित्र बनाए हैं बारोक शैली के उत्कृष्ट कलाकार के रूप में एल ग्रेको जाने जाते हैं। और ये बारोक कला का जन्म तो इटली में हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस बारोक कला का क्षेत्र विस्तार यूरोप के अन्य देशों में जैसे नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी आदि देशों में भी हुआ। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि इस बारोक कला की क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, बारोक कला की अगर हम लोग विशेषताएं देखें तो बारोक कला की कई विशेषताएं हैं। दोस्तों, बारोक कला की विशेषताओं में सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बारोक कला क्या है, इसका अर्थ क्या है। असल में दोस्तों, ये जो बारोक कला है, बारोक कला के संबंध में कहा गया है कि बारोक कला का जो अर्थ है वो है अव्यवस्थित होना। हालांकि इस कला का जन्म तो 16वीं सदी में हो गया था, लेकिन 18वीं सदी तक आते आते यूरोप के अन्य देशों में भी यह कला फैल गई। और दोस्तों, यह कला बारोक कला एक अव्यवस्थित कला कहलाई। अब प्रश्न उठता है कि ये अव्यवस्थित कला क्यों थी, जबकि माइकल एंजेलो, एल ग्रेको जैसे लोग इस कला शैली से जुड़े हुए थे। दोस्तों, बारोक कला अव्यवस्थित कला इसलिए कहलाएगी कि जब इटली में चित्रकला का पुनर्जागरण हुआ और वो पुनर्जागरण खास करके अगर हम लोग हाई रिनेसा की बात करें, उच्च पुनर्जागरण काल की बात करें, तो वहाँ विंची, राफेल, एंजेलो जैसे चित्रकार रहे। लेकिन जब इटली में हाई रिनेसा के चित्रकारों ने कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, तब वहीं माइकल एंजेलो जैसे लोगों ने कला में नया प्रयोग किया और वो नया प्रयोग कहीं ना कहीं एक अव्यवस्थित प्रयोग था, एक सुव्यवस्थित प्रयोग नहीं था। और वही अव्यवस्थित प्रयोग बारोक कला कहलाई और कहा जाता है कि बारोक कला और आधुनिक कला इन कह सकते हैं दोस्तों, बारोक कला पुनर्जागरण काल और आधुनिक कला के बीच की कड़ी मानी जाती है, क्योंकि पुनर्जागरण काल के बाद और आधुनिक चित्रकला के शुरुआत के बीच में ये बारोक कला यानी अव्यवस्थित कला पनपी। और दोस्तों, इस बारोक कला की विशेषताएं क्या है
किन विशेषताओं को लेकर के इस कला का जन्म होता है। तो आइए हम लोग अब यहाँ बारोक कला की विशेषता पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, अगर बारोक कला की विशेषता की बात करें तो यहाँ बारोक कला की अगर हम लोग पहली विशेषता देखें तो कहा गया बारोक कला में रंगों पर अधिक बल दिया गया है और यहाँ चित्रों में गहरे मूल रंग का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात यहाँ जो चित्र चित्रित किए गए हैं उसमें गहरे मूल रंगों का प्रयोग किया गया है। और अगली विशेषता अगर हम लोग देखें तो कहा गया कि यहाँ के चित्रों में छाया प्रकाश का नाटकीय प्रयोग किया गया है और यहाँ जो चित्र चित्रित किए गए हैं उसमें पुनर्जागरण जैसा जो है छाया प्रकाश नहीं दिखाया गया है। यानी उतनी उत्कृष्टता बारोक कला में नहीं है जितनी उत्कृष्टता पुनर्जागरण काल में थी या आधुनिक काल में थी। और दोस्तों, इस शैली के चित्रों में एक भ्रम पैदा करने वाली प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसलिए जो है इस कला को हम लोग देखें कि अव्यवस्थित कला कहा गया है। और अगर बारोक कला की विशेषताओं में और विशेषता देखें तो दोस्तों, यहाँ बारोक जो कला है ये यूरोप के अन्य देशों में फैली, हम लोग आगे भी चर्चा किए भी थे। तो यहाँ यूरोप के जिस जिस देशों में बारोक कला पहुँची, हर देशों की अपनी अलग अलग विशेषताओं को लेकर के जो है इस कला का विकास हुआ। और इस कला को आप लोगों को बताए थे कि अव्यवस्थित कला नाम दिया गया और यही अव्यवस्थित कला बारोक कला कहलाई। और इस बारोक कला में चित्रकला को प्राथमिकता दी गई। हालांकि इस कला के जो हम लोग प्रणेता देखे हैं तो माइकल एंजेलो थे। माइकल एंजेलो का एक स्टेटमेंट भी है कि जब मेरे हाथ में छेनी और हथौड़ी आ जाती है तो मैं बहुत उत्साहित होता हूँ। और चित्रकारी महिलाओं और खच्चरों योग्य कार्य है। हालांकि उन्होंने चित्रकला की अपेक्षा मूर्ति कला को प्रमुखता दी थी, लेकिन बारोक जो चित्रकला है, बारोक कला में चित्रकला को प्राथमिकता दी गई है। और दोस्तों, एक विशेषता और है कि बारोक कला में फव्वारों के चित्र बनाए गए, फाउंटेन, और इन्हीं फव्वारों के मध्य काल्पनिक जीवों को भी यहाँ दिखा दिया गया है, चित्रित कर दिया गया है। और दोस्तों, बारोक कला की विशेषताओं में अगर हम लोग देखें तो बारोक कला में मूल रंगों का प्रयोग तो हुआ ही है। मूल रंगों के अलावा यहाँ पर चमकीले रंगों को जो है बड़े ही अलंकारिक ढंग से लगाया गया है। और ये सारी विशेषताएं जो है कहीं ना कहीं एक तरह से पतन के लक्षण चित्रों पर दिखाई देते हैं। और यहाँ बारोक कला में दोस्तों प्रत्यक्ष देखकर चित्रण किया जाता था। अधिकतर चित्र जो यहाँ चित्रित किया गया है उस चित्रों में प्रत्यक्ष देखकर चित्रण किया गया है। और इसीलिए दोस्तों बारोक कला को जो है यथार्थवादी कला भी कहा गया है। और कहा गया है कि आधुनिक जो यथार्थवाद है उस आधुनिक यथार्थवाद का पूर्वगामी बारोक कला है। यथार्थवाद यानी जो जैसा है उसको उसी रूप में चित्रित कर देना। और इस बारोक कला के जो चित्रकार हैं उसमें माइकल एंजेलो बारोक कला के उत्कृष्ट चित्रकार तो थे ही, एल ग्रेको भी थे, लेकिन यहाँ के प्रमुख कलाकारों में और भी कलाकार रहे। और उन कलाकारों में एक महत्वपूर्ण नाम है कैरेजियो का है। दोस्तों, कैरेजियो जिनका जन्म 1573 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1610 ईस्वी में हो गई। दोस्तों, अगर हम लोग कैरेजियो के संबंध में देखें तो कैरेजियो जो है पवित्र और धार्मिक घटनाओं को अपने चित्रण के माध्यम से यथार्थ रूप में या कह सकते हैं प्रत्यक्षदर्शी चित्र इनके द्वारा चित्रित किया गया। और कैरेजियो एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि पाए और इन्होंने देवी देवताओं को मानवीय रूप में चित्रित किए। और जबकि इससे पूर्व जो है देवी देवताओं को काल्पनिक और आदर्शमयी रूप में चित्रित किए जाते थे। दोस्तों, कैरेजियो ने संतों को ग्रामीण किसानों के भांति चित्रित किए और पौराणिक पात्रों को भी इन्होंने जनसाधारण की वेशभूषा में चित्रित किए हैं।
और कैरेजियो के अगर हम लोग चित्र की चर्चा करें तो कैरेजियो के चित्रों में मुख्य रूप से कुंवारी की मृत्यु, थॉमस का संदेश, सेंट मैथ्यू का बुलावा, बीड़ा वादक और विजयी प्रेम जैसे महत्वपूर्ण चित्र रहे। दोस्तों, कैरेजियो के अलावा यहाँ के चित्रों में एक और चित्रकार रहे हैं और वो पिएट्रो दी कार्टिनो रहे हैं। हालांकि इनके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन बर्निनी, इनका पूरा नाम है जियोन लॉरेंजो बेर्निनी, ये महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बेर्निनी के कुछ चित्रों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, बेर्निनी के जो पिता थे, बेर्निनी के पिता एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्धि पाए थे। दोस्तों, बेर्निनी के पिता ताशकंद में एक मूर्तिकार थे और बेर्निनी भी मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे, ये भी एक मूर्तिकार थे। और इनके द्वारा रंगीन संगमरमर, धातु, प्लास्टिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कई माध्यमों में इनके द्वारा मूर्तियाँ बनाई गई, इनके द्वारा मूर्तियाँ गढ़ी गई। और इनके द्वारा जो सबसे सुंदर मूर्ति है वह युवा स्त्री की एक आवाज़ मूर्ति है। दोस्तों, आवाज़ नहीं है, यहाँ इनके द्वारा एक युवा स्त्री की आवाज़ मूर्ति बनाई गई है जो संगमरमर का है। और इसके अलावा इनका एक सेबांश का अपहरण चित्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोगों को तो बताए थे कि ये जो बारोक कला है इसका जन्म इटली में हुआ, लेकिन ये यूरोप के अन्य देशों में भी फैला। और अगर अन्य देशों में हम लोग देखें तो यहाँ के अन्य देशों में सबसे पहले हम लोग चलेंगे हॉलैंड, जो पहले नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ देखेंगे हम लोग हॉलैंड में बारोक चित्रकला के विकास में किन किन चित्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और उसमें पहला नाम आता है पीटर पाल रूबेंस का। दोस्तों, पीटर पाल रूबेंस, जिनका जन्म 1577 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1641 ईस्वी में हो गई। दोस्तों, पाल रूबेंस के संबंध में कहा जाता है कि पाल रूबेंस, जिनका हम लोग अगर देखें, इनका जन्म तो जो है जर्मनी में हुआ, लेकिन उन्हें अपना पूरा जीवन काल हॉलैंड में, दोस्तों एक शहर है एडवर्ड शहर, वहीं में बिताए। दोस्तों, हॉलैंड में एक फ्लैंडर्स शहर है, यहाँ पर जो चित्रकला शैली विकसित हुई थी उसे फ्लेमिश शैली कहा जाता है। दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है कि फ्लेमिश शैली कहाँ की है। तो दोस्तों, ये हॉलैंड अथवा नीदरलैंड का एक फ्लैंडर्स शहर है और उस फ्लैंडर्स शहर में जो चित्रकला शैली विकसित हुई वो फ्लेमिश शैली है। दोस्तों, यहाँ हम लोग देखते हैं पीटर पाल रूबेंस, जो यहाँ फ्लेमिश शैली के या बारोक कला के उत्कृष्ट चित्रकार थे। और पाल रूबेंस के बारे में दोस्तों अगर हम लोग देखें तो पाल रूबेंस एक चित्रकार के साथ साथ एक राजनेता भी थे, लेकिन इन्होंने अपने चित्रकला के कैरियर को नहीं छोड़ा। नेतागिरी तो किए लेकिन चित्रकारी भी करते रहे। तो कहा था दोस्तों, जब इनके पत्नी की मृत्यु हुई तब इन्होंने एक 16 वर्षीय लड़की हेलेना कार्मेंटा से विवाह किया, जो मात्र 16 वर्ष की थी। और यह हेलेना कई चित्रों में उनकी मॉडल भी रहीं। दोस्तों, पाल रूबेंस के द्वारा कुछ दृश्य चित्रों को भी चित्रित किया गया और इन्होंने अपने चित्रों में घरेलू जीवन से संबंधित चित्र बनाए, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि
धार्मिक चित्रों से मिली, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी रही। और दोस्तों इनके चित्रों में एक महत्वपूर्ण चित्र है मौजाई की वंदना। दोस्तों जब पीटर पॉल रूबेंस स्पेन यात्रा की थी तो उसी दौरान इन्होंने बनाया था, और इस चित्र में इन्होंने 28 मानवीय आकृतियों को दिखाए हैं। और दोस्तों इनका एक और भी चित्र है अनावृत स्त्रियों के चित्र। दोस्तों कहा गया है कि पॉल रूबेंस जो है अनावृत अर्थात नग्न स्त्रियों के जो है इनके द्वारा ज़्यादा चित्र बनाए गए हैं, और इन अनावृत स्त्रियों को जो है बड़े ही नैसर्गिक तरीके से, सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। इसमें ये कहीं स्त्रियों को जो है घास पर लेटे हुई, वन विहार करती हुई, स्नान करती हुई या स्नान के बाद कई रूपों में इन्होंने अनावृत स्त्रियों को चित्रित किया है। और इन्हें हम लोग देखे थे कि दोस्तों धार्मिक चित्रों में इन्हें बड़ी प्रसिद्धि मिली थी। तो अगर हम लोग इनके धार्मिक चित्रों की बात करें तो संतों से घिरी हुई वर्जिन मैरी व शिशु ईसा, मंजूसियों का अपहरण, लोकेन के खेत, याकों के झुंड, तो ये जो है दोस्तों इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं जो इनके धार्मिक चित्र हैं। दोस्तों हम लोग जो है इनके और अगर चित्रों में देखें, जो धार्मिक ही चित्रण है उसमें जाड़े का दृश्य, पेरिस का निर्णय। दोस्तों हम लोग देखे हैं राफेल के द्वारा जो पेरिस का निर्णय चित्र बनाया गया है वो ज़्यादा फेमस है, लेकिन इन्होंने भी पेरिस का निर्णय बनाया था। इसके अलावा यहाँ हॉलैंड के अन्य फ्लेमिश चित्रकारों में अगर हम लोग देखें तो उसमें एक नाम और भी है, और वो है जॉन वर्नियर का। दोस्तों जॉन वर्नियर भी जो है फ्लेमिश शैली के एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, और इनके द्वारा घरेलू दृश्य चित्रों को बनाए जाने के कारण भी इन्हें प्रसिद्धि मिली। लेकिन ये जो है बहुत लंबे समय तक नहीं जी पाए, केवल 40 वर्ष, केवल इनके द्वारा 40 चित्र ही पूरे जीवन काल में इनके द्वारा बनाया गया। लेकिन उन चित्रों में एक चित्र बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो चित्र है रसोई में काम करने वाली स्त्री, या इसी को किचन मेड भी कहा दिया गया है, पूछ लिया गया है। तो ये चित्र वर्नियर का महत्वपूर्ण है। और वर्नियर के अलावा फ्लेमिश शैली के एक चित्रकार हैं फ्रांस हाल्ज। दोस्तों फ्रांस हाल्ज भी एक महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। उनके चित्रों को लेकर के कई बार प्रश्न पूछा गया है। उनका हंसता हुआ घुड़सवार बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। दोस्तों फ्रांस हाल्ज के बारे में अगर देखें तो कहा गया है कि इनका पारिवारिक जीवन जो है दोस्तों बड़ा ही कष्टपूर्ण था, लेकिन इनके चित्रों में वो भाव नहीं दिखाई देते हैं। इनके चित्रों में उल्लास के भाव दिखाई देते हैं। और जब हॉलैंड स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के पश्चात इनके द्वारा चित्रकला के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की गई। और इनके अगर हम लोग चित्रों में देखें तो इनके चित्रों में एक चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, और वह चित्र है सेंट जॉर्ज मेडियन कंपनी के सदस्यों के साथ विशिष्ट भोज में। इसके अलावा इनका सबसे जो महत्वपूर्ण चित्र है, इम्पॉर्टेंट चित्र है हंसता हुआ घुड़सवार, या कहीं कहीं कहा दिया गया है मुस्कुराता हुआ घुड़सवार, या लाफिंग का रिवर। बार बार पूछा गया है फ्रांस हाल्ज के चित्रों में। और फ्रांस हाल्ज के चित्रों में एक चित्र है नृत्य में मग्न बीड़ा यंत्र बजाते हुए। ये चित्र महत्वपूर्ण है, लेकिन इस चित्रों में हंसता हुआ घुड़सवार बहुत दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा हॉलैंड के चित्रकारों में दोस्तों एक रेम्ब्रांड बहुत महत्वपूर्ण है। रेम्ब्रांड के बारे में कहा भी जाता है कि कौन सा चित्रकार सबसे ज़्यादा जो है व्यक्ति चित्र चित्रित किए,
तो सबसे ज़्यादा व्यक्ति चित्र चित्रित करने वालों में दोस्तों रेम्ब्रा का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और रेम्ब्रा जिनका पूरा नाम है रेम्ब्रा हार्मेन वान राइन। दोस्तों कहा जाता है कि रेम्ब्रा के द्वारा लगभग 200 रेखा चित्र, लगभग 600 रंगीन चित्र और 300 इनग्रेविंग तकनीक से रेखा चित्र बनाए गए। दोस्तों इनग्रेविंग तकनीक हम लोग छापा कला में देखेंगे, तो ये छापा कला की एक तकनीक है। तो इस तकनीक से द्वारा भी इनके द्वारा चित्र बनाए गए। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि रेम्ब्रा के द्वारा सर्वाधिक पोर्ट्रेट, सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए गए, व्यक्ति चित्र बनाए गए। और कहते हैं कि रेम्ब्रा खुद जो है दर्पण में देख करके 62 अर्थात 62 आत्मचित्र बनाए थे, या इसी को इंग्लिश में सेल्फ पोर्ट्रेट कहते हैं। और रेम्ब्रा का एक महत्वपूर्ण चित्र है रात्रि के प्रहरी। दोस्तों ये रेम्ब्रा का महत्वपूर्ण चित्र है। तो रेम्ब्रा 2 दृष्टियों में महत्वपूर्ण है, एक तो रात्रि के प्रहरी के लिए महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा जो है इनके द्वारा व्यक्ति चित्र बनाए गए या सबसे ज़्यादा सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए गए। तो दोस्तों इस कला के संबंध में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिए। बारोक कला कैसे पनपी, बारोक कला क्या है, और बारोक कला से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण कलाकार हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए। हम यहाँ यूरोपीय चित्रकला के सेकंड पार्ट में और भी आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।